हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करते हैं बेस थ्योरम। तो देखिए ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के 4 लेक्चर्स में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक सारा इंट्रोडक्शंस बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी में किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, और स्पेशली ये जो सीरीज़ है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एनडीए के एग्ज़ाम्स के लिए फोकस कर रहे हैं। तो एनडीए के एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का एक बहुत खास इंपॉर्टेंस है। तो प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज हम बात करेंगे बेस थ्योरम पर। बेस थ्योरम भी एक बहुत फेवरेट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में। अक्सर बेस थ्योरम से भी 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर आ जाते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपने 4 लेक्चर की जो सीरीज़ है प्रोबेबिलिटी की वो देख ली होगी, और आज उसी में हम 5वां लेक्चर बेस थ्योरम पर हम बात करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेस थ्योरम। Suppose E1, E2, E3, En. These are events which are mutually exclusive and independent and exhaustive. E1, E2, E3 up to En, देर आर n events, इनका नाम E1, E2, E3 up to En है। ये इवेंट्स क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर दोज इवेंट विच कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। ऐसी इवेंट्स जो एक साथ नहीं होगी। अगर एक इवेंट होगी तो दूसरी इवेंट उसके साथ अकर नहीं होगी, यानी दोनों के एक साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी। And associated with a sample space S। कोई सैंपल स्पेस S है जिसके साथ ये E1 से लेकर En तक की इवेंट्स एसोसिएटेड है, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का मतलब ही बताया कि ये सब कंप्लीट है, यानी कि इनका टोटल जो सम आएगा प्रोबेबिलिटी का PE1 ये प्लस PE2 ये सब मिला के क्या होगा? 1 होगा। तो ये सारी की सारी यानी कि जो सैंपल स्पेस है इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमारी आ रही हैं। अब बात करते हैं कि अगर A कोई इवेंट है विच इज associated with one की जगह any कर सकते हैं, any of these events E1, E2 up to En where PA not equal to 0। एक कोई घटना है, कोई इवेंट है जो इनमें से किसी एक इवेंट के साथ एसोसिएटेड या जुड़ सकती है। E1 के साथ भी हो सकती है, E2 के साथ भी हो सकती है, E3 के साथ भी हो सकती है। जैसे अगर मैंने कहा E1, E2, E3 ये सब क्या है कि भाई E1 है कि ट्रक से एक्सीडेंट, E2 है कार से एक्सीडेंट, E3 है मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट, E4 है रिक्शा से एक्सीडेंट, और A क्या है आपका? मान लीजिए आपने एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट कार के साथ भी हो सकता है, ट्रक के साथ भी हो सकता है। तो उस केस में अगर कार के साथ हुआ तो ए इवेंट जो एक्सीडेंट होना है, इवेंट ए क्या एक्सीडेंट होना, वो इसके साथ एसोसिएटेड हो जाएगा। अगर स्कूटर के साथ हुआ है तो E2 के साथ हो जाएगा, एंड लाइक दैट। तो ये सारी जो इवेंट्स हैं वो ए इवेंट के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं जहाँ PA नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम बात करेंगे कि अगर हमको पता है कि एक्सीडेंट हो गया है, और ये एक्सीडेंट या इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालनी है कि ट्रक से एक्सीडेंट, हमको पता है कि अगर एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट हमारा किससे होगा? ट्रक से होगा। और अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उस एक्सीडेंट के ट्रक से होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर ये हमको फाइंड आउट करना है तो हम ये किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए बेस थ्योरम एक बहुत सिंपल मेथड है। तो बेस थ्योरम के हिसाब से अगर पहले के साथ एसोसिएटेड है PE1 बाई A, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? PE1 इंटू PA अपॉन E1 डिवाइडेड बाय सिग्मा I इक्वल टू 1 to N PEI इंटू PA अपॉन EI। यहां पर मैं इसको I कर देता हूं।
i की वैल्यू 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब अगर इसको हम ये समझ लें कि अगर ये a इवेंट जो है वो E1 के साथ एसोसिएटेड है और इस बात की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उस केस के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P E1 बाई A इक्वल टू P E1 इंटू P A अपॉन E1 डिवाइडेड बाय, अब सिग्मा का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। इसका मतलब समेशन है, तो इस सब सारे टर्म्स का क्या होगा, आपका एडिशन हो जाएगा P2 इंटू P A अपॉन E2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, En तक जाएगा, P En इंटू P A अपॉन En। तो सिग्मा का मतलब समेशन है और ये कहाँ तक जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो अगर E1 है तो P E1 बाई A हम फाइंड आउट करेंगे, P E2 है तो P E2 बाई A फाइंड आउट करेंगे, P E3 है तो P E3 बाई A फाइंड आउट करेंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 3 बॉक्स हैं A, B और C, ये 3 बॉक्स हैं। इन 3 बॉक्स में स्क्रू रखे जाते हैं या टॉफियां रखी जाती हैं या कुछ भी रखा है, मान लीजिए स्क्रू रखा जाता है। तो इन स्क्रू में कुछ स्क्रू सही भी हो सकते हैं और कुछ स्क्रू खराब भी हो सकते हैं। तो ए बॉक्स में डिफेक्टिव स्क्रू आने की प्रोबेबिलिटी 1/5, बी में 1/6 और सी में अगर कितनी है 1/7 है। 3 बॉक्स है हमारे पास। फिर से एक प्रॉब्लम से समझते हैं, ए, बी और सी। ए बॉक्स में डिफेक्टिव स्क्रू आने की प्रोबेबिलिटी 1/5, बी बॉक्स में 1/6 और सी बॉक्स में क्या है 1/7 है। अब 1 बॉक्स is taken as random and out of this box 1 screw is chosen and found defective। मान लीजिए इसमें से किसी एक बॉक्स को हमने रैंडमली ले लिया और उस बॉक्स में से एक स्क्रू हमने क्या किया, फाइंड आउट किया, बाहर निकाल लिया और ये पाया कि वो स्क्रू क्या है, डिफेक्टिव है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स इज ए, कि वो बॉक्स हमारा क्या है, ए बॉक्स है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आएगी उसमें हम क्या करेंगे, बेस थ्योरम को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ बेस थ्योरम हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिलेट करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 इवेंट्स हैं, क्योंकि बॉक्स हमारे पास क्या है, 3 बॉक्स हैं। तो हमारे पास इवेंट्स क्या हैं, 3 हैं, E1, E2 एंड E3। E1, E2, E3 क्या है कि बॉक्स चूजन, यानी बॉक्स को चुनना। पहले बॉक्स को चुनना E1 कहेंगे, दूसरे बॉक्स को चुनना E2 और तीसरे बॉक्स को चुनना E3। यानी ये 3 इवेंट्स हमने फाइंड आउट कर ली, E1, E2, E3। तो यहाँ पर तीनों बॉक्स जो है रैंडमली ले रहे हैं और तीनों बॉक्स लुक लाइक एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो तीनों के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, यानी 1/3 PE1, PE2 1/3 अगेन एंड PE3 ये भी 1/3 होगी, क्योंकि तीनों बॉक्स बिल्कुल एक जैसे हैं। तो तीनों के इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इक्वली लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स होती हैं जिनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। तो PE1, PE2 और PE3 तीनों इक्वल हो जाएंगे और ये किसके बराबर हो जाएंगे, 1/3, क्योंकि आउट ऑफ द 3 बॉक्स आपको क्या लेना है, एक ही बॉक्स लेना है। तो PE1 1/3, PE2 1/3 और PE3 भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब हमको PA/E1 दिया हुआ है 1/5, PA/E2 1/6 और PA/E3 1/7। PA/E1 का मतलब है कि इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बारे में पता है और वो A के साथ एसोसिएटेड है। तो E1 का मतलब क्या है कि बॉक्स आपने चुना है, और A का मतलब क्या है, स्क्रू क्या है, डिफेक्टिव। यानी कि बॉक्स A में डिफेक्टिव स्क्रू होने की प्रोबेबिलिटी PA/E1 है, जो कि हमको गिवन है 1/5, और बॉक्स E2 में यानी कि बॉक्स B में
डिफेक्टिव स्क्रू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, और हमारा जो तीसरा बॉक्स है सी, उसमें डिफेक्टिव स्क्रू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 1/7। तो PA/E3 हमारा कितना हो गया 1/7। और हमको ये फाइंड आउट करना है कि स्क्रू डिफेक्टिव है, ये हमको पता चल गया, यानी कि ए इवेंट नीचे है, और हमको ये निकालना है कि वो बॉक्स क्या होगा, ए होगा। यानी हमको फाइंड आउट करना है PE1/A। तो प्रॉब्लम से ये PE1 इंटू PA/E1 डिवाइडेड बाय PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज यहां पर क्या करनी है, पुट कर देनी है। तो देखिए वैल्यूज पुट करेंगे तो PE1/A हमारा हो जाएगा PE1 1/3 है इंटू 1/5 अपॉन 1/3 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 1/6 प्लस 1/3 इंटू 1/7। तो देखिए 1/3 कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो ये हो जाएगा 1/5 अपॉन 1/5 1/6 1/7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम 210, तो ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 1/5। 42 ऊपर आ जाएगा, नीचे ऐड कर लेते हैं 7, यानी 42 अपॉन 107। एक बार चेक कर लेते हैं, यस द करेक्ट आंसर इज 42 अपॉन 107 PE1/A। यानी कि अगर स्क्रू डिफेक्टिव है और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो बॉक्स ए से निकाला गया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 42 अपॉन 107। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें हम बेस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, और उसका फॉर्मूलेशन मैंने आपको यहाँ बताया है और उसका एप्लीकेशन आपको ये बताया है। अब देखिए फाइंड आउट करने का एक तरीका है कि भाई हमारे पास 3 इवेंट होंगे कि 4 होंगी कि 5 होंगी, और E1 E2 E3 क्या होगा। तो हम ये देखेंगे कि हमको निकालना क्या है। अब देखिए इस वर्ड को गौर कीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स इज ए। इसका मतलब बॉक्स ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, यही हो सकते हैं, बॉक्स की बात कर रहा है। तो ये जो बॉक्स की जो प्रोबेबिलिटी है उसी को हम E1 E2 E3 कहेंगे। ध्यान समझिएगा। अब हमको अगर जजमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है कि E1 क्या होगा, A क्या होगा, तो उसके लिए आपको देखिए कि निकालना क्या है। अगर आपको निकालना यहाँ पर क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स इज ए, यानी कि A बॉक्स से निकालना, B बॉक्स से निकालना, C बॉक्स से निकालना, ये सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, E1 E2 E3 हो जाएंगी। और A इवेंट क्या होगा, जो चीज आपको दी गई है फाउंड डिफेक्टिव, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, फाउंड डिफेक्टिव, यानी स्क्रू क्या है, डिफेक्टिव है, तो ये इवेंट हमारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो इस लॉजिक से आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि E1 किसको माने, E2 किसको माने, E3 किसको माने, EN किसको माने और A किसको माने। यानी E और A में अगर आपको पता लगाना है कि E इवेंट्स क्या होंगी, A इवेंट क्या होंगी, उसके लिए प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए, और प्रॉब्लम में जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो चीज़ E के साथ एसोसिएटेड होगी, और जो चीज़ फाउंड है, जो चीज़ गिवन आपको दे रखी है, वो चीज़ या वो प्रोबेबिलिटी या वो इवेंट हमारी क्या होगी, ए होगी। तो आई होप आपको ये बेस थ्योरम क्लियर हो गया होगा। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए के एग्जाम्स के लिए और भी एग्जाम्स के लिए। हर एग्जाम्स में या एनडीए, स्पेशली एनडीए की अगर मैं बात करूं तो इससे ज़रूर प्रॉब्लम आती है, और बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, एक बार इसको अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। और प्रॉब्लम्स का जो नेचर है, जो टाइप है, वो ऑलमोस्ट इसी तरह का आता है। तो आई होप आपको ये बेस थ्योरम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।